अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि मैं किचन में भी काम कर रही होती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि फिर से काम स्टार्ट किया है और थोड़ा बहुत जो काम आ रहा है वो मैं कर रही हूँ। घर का काम भी थोड़ा बहुत करना शुरू हो गई हूँ। और आपने देखा जैसे कि रेगुलर वीडियोस भी अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाया करूँ, आपके जो क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर सकूँ आपको। तो अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। वैसे तो मैंने आपके साथ एक दो दिन हो गए अपने काम के हवाले से, जो ऑर्डर्स के हवाले से वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर रही हूँ, और उसके साथ साथ उसके दरमियान में आपसे बातें करते हुए आपको कुछ टिप्स भी दे रही होती हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो बता रही होती हूँ। तो अभी आपके काफ़ी सारे जो हैं वो कमेंट्स जो हैं वो मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलें एक इस पे भी एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। तो अब ये है कि जो लोग नए काम करना चाहते हैं वो मतलब कह रहे हैं जी कि हमें गाइड करें, हमने काम करना है कैसे करें। सबसे बड़ा इशू जो है वो कुछ जगहों पे ये है कि फूड पांडा की सर्विस नहीं है। तो जहाँ फूड पांडा सर्विस नहीं है वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं, अगर अगर आपके इलाके में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कोई आप देखते हो कि कोई फूड पांडा से कोई ऑर्डर करता है और वहाँ पे राइडर्स आते हैं, तो इट्स मीन कि वहाँ पे फूड पांडा का काम हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप फूड पांडा के एरियाज़ में आते ही नहीं हैं। तो उसके लिए आसान हल यही है, अगर तो आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो आप अपना थोड़ा सा, अगर और आप काम करना चाहते हैं तो आप अपना घर चेंज कर सकते हैं किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कि आप काम कर सकें। अदरवाइज़ और कोई भी सूरत नहीं है काम करने के लिए। और सेकंड बात जो है कि जो नए काम करने वाले हैं, जो नए रजिस्टर्ड होने वाले हैं, उनको ये मसला रहता है जी कि हमें इतने दिन हो गए, हमने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया, हमें डिवाइस नहीं मिली। तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा सब्र रखा करें। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, सम टाइम 8-10 दिन में काम हो जाता है, कभी कभी होता है कि 15-20 दिन भी लग जाते हैं। क्योंकि काम का हिसाब होता है, कुछ छुट्टियों का ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे ईद की छुट्टियां आई हुई थी अभी, और फिर उसके साथ ही अगर सैटरडे संडे भी आ गया है तो वो कितनी छुट्टियां हो जाती हैं। तो इस वजह से थोड़ा आपका काम डिले हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर किसी बंदे के साथ यानी आपने रजिस्टर्ड हुए हैं, जैसे जो नंबर मैं आपको देती हूँ अपना जिशान साहब का, अगर आप उनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो कोई इशू नहीं होगा आपको। चाहे आपको महीना लग जाए, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, आपको डिवाइस भी मिलेगी, और डिवाइस मिलने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद वो आपको सारी डिवाइस समझा के आपका काम स्टार्ट करते हैं। अब एक मुझे अभी आज ही शायद ये कमेंट आया जी कि मैंने 8 दिन हो गए हैं रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है कि मैं किससे कांटेक्ट करूं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाई है तो लाजमी बात है कि कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जिसने कि आपसे कांटेक्ट किया होगा, जिसने आपसे अपना किचन की पिक्चर मांगी होंगी, आपकी बाकी डिटेल्स मांगी होंगी। तो आप उसी से कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप किसी से कांटेक्ट किए बगैर ही आपने रजिस्टर करवा लिया, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद आपको एक कॉल आती है और वो सारी डिटेल आपसे दोबारा मांगते हैं, जैसे कि आपका किचन का नाम, आपका जितनी भी बाकी डिटेल्स हैं, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ। वो जब आप उन्हें व्हाट्सएप करती हैं और उसके बाद वो आपको कहते हैं जी कि इतनी अमाउंट जमा करवाएं या ये करें वो करें, और उसके बाद वो जो है आपकी डिवाइस आती है, तो ज़रूर आपके पास वो कोई ना कोई नंबर होगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर नहीं है, इस तरह का भी कोई नंबर नहीं है, अब मुझे नहीं पता कि आपने कैसे रजिस्टर करवाया अपने आप को, तो मैं आपको जो ज़िशान साहब हैं उनका नंबर दे दूँगी, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो ही सब जितने भी होम शेफ़्स हैं पूरे पाकिस्तान से, वो ही रजिस्टर्ड करते हैं सबको। तो आप उनसे पूछ सकती हैं, अपना मसला उनसे डिस्कस कर सकती हैं। और जैसे मैं एक ईमेल आईडी भी देती हूँ इसमें, complain.homechefs.pk इस तरह से कुछ है, वो भी मैंने मेंशन की हुई है काफ़ी कमेंट्स में। तो अगर आप वहाँ जाके वहाँ से कंप्लेन करेंगी दैन भी आपको आंसर आएगा, और आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, आपका काम हो जाएगा। अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे इसी डिवाइस के ही हवाले से ही कि मेरे आज 12 दिन हो गए, या ईद से पहले मैंने दिया हुआ था ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
कि 2-3 दिन हो गया उनका काम स्टार्ट हो गया है। मैंने भी यही तसल्ली दी थी कि आप परेशान ना हो, डिवाइस आपकी आ जाएगी। उन्होंने ज़ीशान साहब के साथ यानी रजिस्टर्ड हुई थी वो, उनको कह के, तो मैंने उन्हें यही तसल्ली दी थी कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, डिवाइस आ जाती है, कोई ऐसा इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा आपके साथ। हाँ, थोड़ा देर ज़रूर हो सकती है, वो भी कोई मजबूरी होती है, किसी वजह से होती है, हो सकता है ज़ीशान साहब छुट्टी पे हों, तो वो भी वजह होती है थोड़ा लेट होने की। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। बाकी अगर आपको कोई मालूमात चाहिए होगी तो मैं हाज़िर हूँ, आप बताइएगा, मैं आपको वो सारी मालूमात दे दूँगी। अब एक हैं जी सनी कुरैशी ने कमेंट किया था कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं। जी ज़रूर, वेलकम एनी टाइम, आप कभी भी मुझसे मिल सकती हैं। और ज़्यादातर लोग पूछ रहे होते हैं आप कहाँ कहाँ रहती हैं, क्या हिसाब है। तो मैं रावलपिंडी में होती हूँ और मैं सटले टाउन का एरिया है जहाँ पे कि मेरी घर है मेरा। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो वेलकम जी, आपको हमेशा वेलकम है। और एक तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये है जी कि वो काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन करती रहती हैं कि चिकन के कितने पीसीस करवाती हैं। तो जी मैं तो इन चक्करों में पड़ती नहीं हूँ, इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाती हूँ। मैंने आपको अपना चिकन की सर्विंग भी दिखाई है, अभी पहले भी दिखाती रही हूँ, अभी पिछली कुछ वीडियोस में भी मैंने आपको अपने चिकन की सर्विंग दिखाई है कि मैं 3 पीसीस चिकन के देती हूँ, जिसमें एक लेग पीस होता है, एक थाई का पीस होता है, एक विंग्स होता है। तो वो मैं ये करती हूँ कि मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं कोई उनको छोटे पीसीस करवाती हूँ या कुछ है। एक मुर्गी से पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि 12 या 16 पीसीस होते हैं उसके, क्योंकि मैं पीस बड़ा ही रखवाती हूँ, मुझे छोटे पीस पसंद नहीं है अपने इस्तेमाल के लिए भी। चाहे मैं गोश्त लूँ, चाहे मैं बीफ लूँ, मटन लूँ, मैं हमेशा जो मतलब उसका पीस है वो बड़ा रखवाती हूँ। तो मेरे चिकन का भी नॉर्मल पीस होते हैं जैसे कि मैं बनाती हूँ, जिससे कि मैं कढ़ाई बनाती हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया है कि मेरा जो है वो 250 ग्राम की मेरी चिकन की जो है ना वो क्वांटिटी होती है, यानी 250 ग्राम उसमें चिकन होता है और बाकी सारा मसाला डाल के। मैंने आपको बताया था कि मैंने 400 ग्राम की, मैंने उस दिन आपको वो स्केल पे रख के भी दिखाया था कि मेरी कम से कम भी 400 ग्राम की एक सर्विंग होती है। और वो एक सर्विंग जो है वो मैं 400 साढ़े 400 रुपये में सेल करती हूँ। ठीक है, आप लोग प्राइस भी पूछते हैं तो मैंने सोचा कि साथ साथ आपको प्राइस भी मैं बता दूं। लेकिन उसके साथ आपने ये देखना है कि आपकी चिकन की क्वांटिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बाज़ दफ़ा 800-900 पे चला जाता है, देन मैं उसको 500 साढ़े 500 में भी सेल करूँगी। मैं उसको अव्वल तो मैं बनाती नहीं हूँ, मैं अक्सर आपसे कहती हूँ जब चिकन महंगा होता है तो मैं चिकन आइटम हटा देती हूँ, मतलब उनको अनअवेलेबल कर देती हूँ। लेकिन अभी जैसे चिकन अभी भी 500 इस तरह से मिल रहा है, 520 या इस तरह से आजकल रेट मैंने पूछा था कल। तो अभी जो है वो मतलब 450 में आप आराम से जो है वो ये दे सकते हैं। लेकिन अभी करंट जो सिचुएशन है उसमें अब मैंने ये देखा है कि जैसे फ़र्ज़ करें चिकन तो सस्ता हो गया है, लेकिन अपना जो है वो टमाटर अब 200 रुपये किलो हो गए हैं। और आपको पता है कि कढ़ाई बनती ही टमाटर से है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा रेट हाई रखना पड़ता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपना रेट आपने ऐसा करना है कि आपने अपने मेन्यू में 2-3 तरह से चिकन ऐड कर लेना है। यानी होगी वो चिकन कढ़ाई, लेकिन एक में आप जैसे 500 में दे रही हैं 1 सर्विंग, एक आप 450 की लगा लें, एक आप 400 की सर्विंग लगा लें। तो जिस हिसाब से ये नहीं समझें कि प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो आप उन दिनों में बजाय इसके कि ऐड करें या उसको हटाएं या प्राइस ज़्यादा करें कम करें, तो आप इस तरह कर सकती हैं कि आप वो वाली जो आपका आइटम है उसको आप ऑन कर लें जो कि आपके उस वक़्त के प्राइस को मैच कर सकती होगी। ये मेरा मशवरा आप सबके लिए ही है, क्योंकि ज़्यादातर तो बाकी दालें शालें तो वही रहती हैं, चिकन का रेट ही ज़्यादातर ऊपर नीचे होता है। तो जो चिकन आइटम्स हैं आपकी, आप उनकी जो है 2, 3, 4 जितनी आप चाहते हैं प्राइसेस, आप वो लगा के अपने मेन्यू में रख लिया करें, यानी आपके मेन्यू में वो ऐड होनी चाहिए। और जब आप देखें जी कि चिकन का रेट सस्ता है तो बेशक आपका दिल करता है आप उसको थोड़ा सस्ते में बेच लें, अगर आपको लग रहा है कि भाई चिकन बहुत ज़्यादा महंगा है। और उसके साथ बाकी चीज़ें भी हैं, क्योंकि खाली चिकन से कढ़ाई तो नहीं बनती ना, बाकी चीज़ें भी उसमें आप डालते हो, तो उनको भी हमने देखना होता है कि उनकी क्या सिचुएशन है। तो इस वजह से आप उनका प्राइस थोड़ा जब इस तरह से लगा के रख लेंगी तो आपके लिए आसानी होगी
कि आप कढ़ाई को जो है आप 550 बेशक लगा, एक में 550 लगा लें, 600 लगा लें, लोग लगाते हैं इसी तरह, लोग 1 सर्विंग जो है वो बेच रहे होते हैं। ये आपके ऊपर है सारा कि आपने इस पर कितना प्रॉफिट जो है वो आपने लेना है और कितना आपको लेना चाहिए, उस हिसाब से आप अपना डिसाइड करेंगी। मैं आपको जस्ट एक मशवरा दे रही हूँ कि आप इनको इस तरह से ऐड कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए अपना जब रेट ऊपर नीचे होते हैं तो आपको अपनी चीज़ें ऑन करने में। मैंने आपको अपना बताया है कि मैं ऑफ़ कर देती हूँ, मैं अनअवेलेबल कर देती हूँ जब मुझे लगता है कि कोई मुनासिब रेट है चिकन का। और मेरी जो मैंने जो मतलब डाले हुए हैं, मैंने भी 3-4 किस्म के डाले हुए हैं उसमें। जैसे हाफ़ कढ़ाई भी डाली हुई है, फिर मैंने 1 सर्विंग भी डाली हुई है, और इसी तरह वही बात है जैसे कोई 400 की है, कोई 500 में भी डाली हुई है। तो इस तरह से मैं अपने टाइम के हिसाब से, अपने उस दिन के हिसाब से कि उस दिन में क्या सिचुएशन है, चीज़ों के क्या रेट है, तो उस हिसाब से मैं फिर अपना जो है वो चीज़ को अवेलेबल कर लेती हूँ, बाकियों को मैं अनअवेलेबल कर देती हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों को भी मैनेज करने में अपना मेन्यू। तो ये तो हो गया जी चिकन के हवाले से, उसके पीसीस के हवाले से, उसके रेट के हवाले से, उसकी क्वांटिटी के हवाले से कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगी। होपफुली कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि चिकन आइटम्स को आपने किस तरह से लेके चलना है। और अगर आप चिकन से और भी कोई आइटम्स बनाते हैं तो उसमें भी आप यही कर सकती हैं, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप कभी फ्री होती हैं या रात के टाइम जब आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो आप उस वक्त बैठ के तसल्ली के साथ इस तरह की 2-3 अपने आइटम्स जो हैं वो इसमें ऐड कर सकती हैं, और ज़रूरत के टाइम पे उनको ऑन ऑफ कर सकती हैं। अच्छा, वो ये अभी कढ़ाई की सर्विंग जो है वो उसका भी क्वेश्चन था, तो चलें ये भी कवर हो गया इसमें कि मैं कितने की सर्विंग देती हूँ और कैसे देती हूँ। अब एक व्यूअर्स है मेरी आए, तो उन्होंने लिखा हुआ है भाई बहुत गर्मी है, आप काम ना करें। तो बड़ा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आप लोग मेरा इतना ख्याल करते हैं, मुझे इतने अच्छे मशवरे दे रहे होते हैं और मेरी केयर कर रहे होते हैं। इससे आपकी केयर शो हो रही होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि मेरी बहुत केयर करते हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। तो बड़ी मेहरबानी सब लोगों का बहुत बहुत है, दिल से शुक्रिया जो कि मुझे इतनी ढेर सारी दुआएं देते हैं। और यकीन करें ये आप सब लोगों की दुआएं हैं कि जो मैं दोबारा से उठ के खड़ी हो गई हूँ और मैंने काम स्टार्ट किया। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ऐसे ही थी कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मैं शायद इसी तरह बिस्तर पे ही रहूँगी। और मैं वाकई में ऐसी फीलिंग में चली गई हुई थी कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अभी मैंने अपने आप को आप लोगों के मैं कमेंट्स देखती रही हूँ, और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आते हैं जो मेरे साथ ऐड हैं व्हाट्सएप पे, वो लोग भी इतनी ढेर सारी दुआएं कर रही होती। आप सारे व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं और सारे कमेंट्स करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, तो उससे मुझे एक हौसला मिला है, मुझे हिम्मत मिली है। और मैंने अपने आप को कहा है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे काम करना है और मुझे उठना है। ये काम अब इतना ज़रूरी नहीं है, जैसे बच्चे हैं चलो वो कर देते हैं, लेकिन मेरे अपने लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं थोड़ा सा मूवमेंट करूं और थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें करूं ताकि मुझ में एक हौसला रहे, एक हिम्मत रहे, और मैं अपनी लाइफ जो है उसको इजीली गुजार सकूं। और मतलब समझ लें कि डिप्रेशन से बाहर आई हूँ मैं, या जो भी मेरे अंदर कुछ चल रहा था तो उस सब से मैंने अपने आप को बाहर निकाला है, और मैं दोबारा से काम की तरफ आ रही हूँ। और मतलब मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं ये भी बनाऊँ, ऐसे भी करूँ, ऐसे भी करूँ जैसे मैं करती थी। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं साथ रहीं तो नेक्स्ट भी मैं इसी तरह काम करती रहूँगी, और यही सब कुछ चलता रहेगा। अब जी फ्रोज़न फूड को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो देखें, फ्रोज़न फूड जो है उसमें ये है कि आपको जस्ट एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी फ्रोज़न फूड के नाम से। जैसे आपकी बाकी कैटेगरीज़ है ना, जिसमें आपने लिखा हुआ है मेन्स हैं आपके, फिर आपका ब्रेकफास्ट है, या इस तरह की आप पहले एक कैटेगरी बनाएंगी फ़्रोज़न फूड के नाम से या फ्रोज़न आइटम के नाम से। उसमें फिर आप अपनी फ़्रोज़न आइटम ऐड करेंगी। उसमें जैसे आप कोफ्ते ऐड कर सकती हैं, कबाब हर तरह का आप ऐड कर सकती हैं, चाहे वो शामी कबाब हों, बीफ के हों, चिकन के हों, मटन के हों। फिर उसके अलावा सीख कबाब, इसी तरह चप्पल कबाब हैं, या और कोई फ्रोज़न आइटम हैं जो आप चाहती हैं। जैसे फ्रोज़न पराठे भी सेल होते हैं,
तो अगर आप वो करना चाहती हैं तो वो आप अपनी कैटेगरी में सारे ऐड कर लेंगी, और उसके बाद जब आपको ऑर्डर आएंगे तो आप उसका ऑर्डर इजीली दे सकती हैं। वो तो बिल्कुल इजी होता है ना कि बनी हुई चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, जस्ट आपने उसको शॉपर में डालना है और आपने उसको देना है या बॉक्स में पैक करना है। वो आपकी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किस चीज़ का आपका ऑर्डर आया हुआ है। तो उसका सिंपल आप तरीका ये रखेंगी कि आप उसकी 6 की पैकिंग रखेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में नहीं लेते फूड पांडा में। जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जैसे आपने 6 लगाए हुए हैं कबाब, कोई भी तरह के कबाब हैं या कुछ भी है, तो वो आपने 6 के पैकेट बना के रखने हैं, और उसी तरह आपने उनकी कीमतें भी बना के उनको लगाना है, और जिसका दिल करेगा वो आपसे ज़्यादा भी ले लेगा। जैसे सर्दी में मैं फ्रोज़न फ़िश जो है वो मैं सेल करती हूँ, तो वो मैंने हाफ़ केजी और 1 केजी के 2 कैटेगरीज़ रखी होती हैं। तो उसमें से ये होता है कि जिसको हाफ़ केजी चाहिए वो हाफ़ केजी ले लेता है, जिसको 1 केजी चाहिए वो 1 केजी ले लेता है। क्योंकि मैं थोड़ा 1 केजी में जो प्राइस है वो थोड़ा 50 रुपये समझे कम रखती हूँ। जैसे हाफ़ अगर मेरी 700 की है, तो वो अगर कोई 2 मुझसे लेता है तो वो 1400 रुपये में बनती है, लेकिन जब मैं उसको 1 केजी में लगाती हूँ तो मैं उसको 1300 में लगा देती हूँ। यानी बजाय इसके कि वो 1400 की बजाय मैं 1300 में 1 केजी लगाती हूँ। यानी थोड़ी सी आपको अपनी पॉलिसी इस तरह से रखनी पड़ती है। तो फिर अब कस्टमर की मर्ज़ी है कि उसको जो चाहिए होता है वो आपसे फिर ले लेता है। तो इस तरह से आप बना के रखेंगी तो ये है कि जो कस्टमर को चाहिए होगा वो आपको उस हिसाब से ऑर्डर कर देगा। किसी को ज़्यादा चाहिए होंगे, अगर फ़र्ज़ करें कबाब, तो आपको उसमें मल्टीप्लाई में आपको ऑर्डर कर देगा कि 2, 3, 4 इस तरह से कि भाई 6 के आप पैक मुझे इतने दे दें। तो इस तरह से करके आप अपना जो है फ्रोज़न आइटम का काम भी कर सकती हैं। अब एक और क्वेश्चन है जी, भिंडी का प्राइस बता दें। तो अक्सर आप प्राइस ही पूछ रहे होते हैं ज़्यादातर मुझसे। तो मेरा तो सबसे पहला जो जवाब होता है वो तो यही होता है जी कि आप अपने इलाके के हिसाब से प्राइस डिसाइड किया करें कि आपके इलाके में आपको चीज़ कैसे मिल रही है। मैंने जैसे आपको बताया भिंडी है, पहले भिंडी 300 रुपये किलो भी है जो मैंने बना के सेल की है, और अभी आजकल भिंडी मेरा हाल है 120, शायद मैंने अब कल भी ली थी, मुझे भूल गया। 120 रुपये किलो है या 150 रुपये किलो है, इसी तरह ही कुछ है। भिंडी पे मेरा इतना फोकस नहीं था, लेकिन मैं उससे टमाटर और प्याज पूछ रही थी, तो प्याज जैसे 150 रुपये किलो था और टमाटर अभी जैसे 200 रुपये किलो हो गए हैं। और आपको पता है कि ये भिंडी में प्याज और टमाटर से ही अच्छी भिंडी बनती है। तो अब आपने भिंडी सिर्फ नहीं देखनी ना, आपने टमाटर और प्याज की प्राइस भी देखनी है। तो आप ये कर सकती हैं कि उस हिसाब से, वही बात है जैसे मैंने चिकन के मामले में आपको समझाया है, इसी तरह आप सब्ज़ियों के मामले में भी इसी तरह अपनी प्राइसिंग करेंगे, क्योंकि सब्ज़ियां भी महंगी और सस्ती होती रहती हैं। अब भिंडी जो है वो मैं 300 रुपये में भी सेल करती रही हूँ, यानी मैंने उसकी कीमत 300 लगाई हुई थी। 300 से मतलब ये होता है कि समझे कि 100 तो आपका 100 से बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही, बाकी जो सारे टैक्सेस काट के आपका कट जाता है अगर आप 300 की कोई भी चीज़ लगाते हैं। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। तो उसके बाद जो समझे 170 180 रुपये जो आपके पास आते हैं, उसमें अब आपने देखना है कि आपने अपना मटेरियल का भी पैसे निकालने हैं, आपने अपने पैकिंग के भी, आपने गैस भी यूज़ की है, जो भी आपकी मेहनत है उस सबको आपने उसमें शामिल करना है, और देन आपको वो एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपने ये सारी चीज़ों को नोट करके अपनी, चाहे वो दाल है चाहे वो सब्ज़ी है, आपने इस तरह से प्राइस लगाने हैं, और क्वांटिटी भी अच्छी देनी है। अगर तो क्वांटिटी कम देनी है आपने, जैसे वही बात है कि आपने 200 ग्राम 250 ग्राम देनी है, तो फिर तो आप 250 में 200 में भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी देना चाहते हैं कस्टमर को, यानी जैसे मैं अगर जो सालन देती हूँ तो वो सालन कम से कम 2 लोग जो हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि कभी मेरा कुछ बनाने को दिल नहीं करता तो मैं अपना यही कोई एक बॉक्स निकालती हूँ, चाहे वो भिंडी हो, दाल हो, या कोई भी होता है, लोबिया होता है, बाज़ दफ़ा कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो मैं अपना यही जो मैंने बॉक्सेस में, आपको पता है मैं बॉक्सेस बना के रखती हूँ, तो मैं वही एक बॉक्स निकालती हूँ। कड़ी पकौड़ा होता है या जैसे इस तरह की चीज़ें, तो मैं वो एक बॉक्स निकालती हूँ, उसको गर्म करती हूँ, मैं और हस्बैंड हम दोनों एक टाइम पे, दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो खाना उस सालन से खा लेते हैं रोटी। तो इट्स मीन कि हम 2 बंदे वो एक सर्विंग खा रहे हैं। तो मैं इसी हिसाब से अपनी सर्विंग जो है रखती हूँ और देती भी हूँ, ताकि अगर कोई ले रहा है तो कम से कम वो पेट भर के खाना तो कम से कम वो खाए। ये नहीं है कि थोड़ा सा सालन हो और आधी रोटी उसकी पड़ी हो और सालन ना हो। तो मैं अपना, मेरे प्राइस जो हैं मेरा ख्याल है बाकी लोगों से थोड़े हाई भी होंगे, मेरे से भी हाई प्राइस लोगों ने रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं अक्सर किचन चेक करती हूँ जाके, उनकी चीज़ें चेक कर रही होती हूँ, तो उनके प्राइस मेरे से भी हाई होते हैं। इट्स मीन कि वो हो सकता है वो मेरे से भी ज़्यादा चीज़ देते होंगे,
क्वांटिटी का मैं नहीं कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैं जो क्वांटिटी देती हूँ मैं फिर उस हिसाब से अपनी प्राइस रखती हूँ। तो अब जैसे मैं ये कोफ्ते वगैरह भी देती हूँ तो मैं एक बॉक्स में 3 कोफ्ते तो कम से कम होने चाहिए, यानी एक सर्विंग में। तो मैं फिर उस हिसाब से प्राइस रखती हूँ। तो आप दाल है या सब्ज़ी है तो आप उनके प्राइस भी इसी तरह, दाल तो मैं ज़्यादातर होता है कि 300 में भी मतलब दे देती हूँ। यानी 300 का मतलब वही होता है कि भाई आपका 100 सवा 100 रुपया तो कटा होता है और उसके बाद जो पैसे हैं वो आपको मिलने ही होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि डिस्काउंट भी लगा होता है 10% और ये सारा कुछ जब लगा होता है तो वो भी आपका उसी में से कटना होता है ना। तो वो तो आपका एक सिंपल ऐसा है दाल शाल के लिए, तो वो इतने में आपको फिर भी ईजी रहता है। लेकिन जैसे सब्ज़ियों की बात है तो सब्ज़ियाँ भी बहुत कभी कभी तो बहुत महंगी होती हैं, और कभी ये होता है कि सब्ज़ियाँ सस्ती भी हुई होती हैं। लेकिन ये बात है ना कि एक चीज़, अगर भिंडी अगर सस्ती हुई हुई है लेकिन उसके साथ प्याज और टमाटर जो है वो फिर से महंगे हो गए हैं, तो लाजमी बात है फिर आपको उसी हिसाब से ख़रीदना भी पड़ता है, उसमें चीज़ें डालनी भी पड़ती हैं। तो जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने इतनी डिटेल में आपको जवाब दिया है कि आप अपने प्राइसिंग को इस तरह से सेट किया करें कि आपने बाकी सारी चीज़ों को भी देखना होता है। और जैसे अभी मैंने अभी आज जो वीडियो अपलोड की थी, यानी पिछली जो मेरी वीडियो है जो आज आप देख चुके हैं, उसमें भी मैंने आपको ज़िक्र किया है कि मेरे दुकानदार भाई हैं जो जिनसे मैं सामान लेती हूँ, उन्होंने आज मुझे ख़ुद कॉल करके, क्योंकि मैं उनसे आटे के लिए उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप बाजी आप जो है ऑल पर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब आप देखें ना, जो 300 का डिब्बा है वो 500 में मिल रहा है, तो कितना फ़र्क पड़ा है 300 में और 500 में, कितना फ़र्क है। तो लाजमी बात है अभी मैं बैठूँगी, मैं अपने जो मैंने उसको, क्योंकि मैं चाय ही देती हूँ उससे, और तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिरी बात है अपने चाय का जो प्राइस है वो फिर बढ़ाऊँगी, क्योंकि जब मुझे इतना महंगा दूध मिल रहा है तो लाजमी बात है मैं कस्टमर को कम प्राइस में तो नहीं दे सकती चाय वगैरह। तो इसलिए मैं उनके प्राइस भी बढ़ाने की मतलब मैं लाजमी बढ़ाऊँगी। मैं मतलब अभी बैठूँगी जब आप ये वीडियो ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी मैं फ़्री हूँ, तो मैं बैठ के अब ऐसे ही काम करूँगी कि अपनी प्राइसिंग थोड़ा सा देखूँगी। इवन कि उन्होंने मुझे कहा कि आटा भी महंगा हो गया है, बाकी दालें शालें ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो अगर मैं 300 में दे रही थी तो इट्स मीन कि मैं अब 350 उनका प्राइस कर दूँगी। जो दालें वगैरह हैं, जैसे लोबिया है, दाल है, माश की दाल है, या इस तरह की चीज़ें, उनके प्राइस में 50-50 रुपये लाजमी बढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे फिर वहाँ पे कटिंग भी तो करवानी है ना, तो कटिंग भी उसमें शामिल करनी है मुझे। तो ये चीज़ मैं करूँगी। और सब्ज़ियों का भी मैंने आपको बता दिया है जी कि सब्ज़ियाँ आपने कैसे उनको लेके चलना है, उनको उनकी प्राइसिंग आपने कैसे करनी है, वो मेन चीज़ है कि आप अपने परचेजिंग पे आप अपनी प्राइस जो है वो सेट करेंगी। अब कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जैसे मैं बाहर से गली से लेती हूँ, इससे भी ज़्यादा महंगी मिल रही होती हैं सब्ज़ियाँ। जिस रेट पे मैं ले रही हूँ इससे महंगी मिल रही होती हैं, तो फिर लाजमी बात है आप उस हिसाब से अपना रेट बनाएंगी। और कुछ जगह ऐसी हैं जैसे जो को मंडी के पास है या कुछ इस तरह से, जो कि मंडी से परचेज़ करते हैं, तो उनको यही चीज़ें थोड़ी सस्ती भी मिल रही होती हैं, तो वो उस हिसाब से अपना प्राइसिंग रखें, प्रॉफिट मार्जिन अपना रखें। तो ये सारा आपकी अपने ऊपर है कि प्राइसिंग जो है वो आप अपने हिसाब से किया करें, अपने एरिया के हिसाब से, अपने परचेजिंग के हिसाब से प्राइस बनाया करें। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपने प्राइस कैसे बढ़ाने हैं या लगाने हैं। होपफुली कि आपको ये प्राइसिंग का भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्राइसिंग को आपने किस तरह से लेके चलना है। अब आ जाते हैं जी एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें उन्होंने पूछा जी कि आप यूट्यूब से कितना कमाती हैं, आप ये भी हमें बताएं। तो जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपने व्यूवर्स के साथ ये चीज़ भी शेयर करूँगी कि मैं यूट्यूब से कितना कमाती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कमाया। अभी जस्ट मेरी स्टार्टिंग ही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, कि मैंने ये यूट्यूब मेरा चैनल जो है वो तो मेरा हालांकि 5-6 साल पुराना है, जिस पे कि मैं अपनी कुकिंग वीडियोस डालती थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं इसको मोनेटाइज़ करूं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि मेरे जो अपनी पिछली वीडियोस देखती हूँ तो उसमें 40 के भी मेरी वीडियोस ने व्यूज़ लिए हुए हैं। कुछ वीडियो ने 100 से भी 100 के से अबव व्यूज़ लिए हुए हैं। लेकिन उस वक्त खैर ना मेरा ध्यान था, ना मैं इतना कोई नोट करती थी, ना मैंने वो वो क्या है वाई टी स्टूडियो क्या है जो होता है वो डाउनलोड किया हुआ था। मैं जस्ट एक शौकिया अपनी वीडियो बनाती थी, उसमें यूट्यूब पे डाल देती थी, बस मुझे शौक़ था ऐसे ही। समझ लें कि वीडियोस बनाने का पहले मैं सामने नहीं आती थी, लेकिन जस्ट अपने जो कुकिंग की वीडियोस हैं वो मैं बनाती थी, और मैं
स्टार्टिंग में तो मैं आवाज़ भी नहीं निकालती थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने बोलना शुरू किया। फिर मैंने अपनी वीडियोस डालना शुरू की और फिर बीच में काफ़ी गैप आया कि जो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। जब हस्बैंड बीमार हुए हैं उसके बाद फिर मैंने बहुत कम जो था वीडियोस की तरफ मेरा ध्यान था, मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही थी। तो बीच में कभी किसी बच्चे का कोई शॉर्ट वीडियो लगा दिया या कुछ इस तरह से करके बस मैं कर रही थी। प्रॉपर इसको मैं जैसे कि यूट्यूबर करते हैं, मैंने ऐसे कभी भी इस पे अभी तक भी ऐसे काम नहीं कर रही हूँ। आपने देखा है मेरे एक ही कपड़े होते हैं जो मैं पिछले सालों में पहन रही थी कपड़े, मैं इस साल भी वही कपड़े पहन रही हूँ। जो कि भाई एक नॉर्मल एक घरेलू औरत या घर में जो रहने वाले हम लोग हैं, हम ऐसे ही है ना। ये थोड़ी है कि मैं अब हर वीडियो के लिए कोई नया जोड़ा बनवाऊंगी या करूंगी। मैंने नॉर्मली घर में जैसे जो कपड़े पहने होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी वीडियोस में वही कपड़े चल रहे होते हैं, मेरे रिपीट भी हो रहे होते हैं सारा कुछ, क्योंकि जैसे मैं घर में पहनती हूँ, अगर मुझे कोई वीडियो बनानी पड़ती है मैं उसी तरह आपके सामने आती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि मेरा मकसद जो है वीडियोस बनाने का वो आप लोगों की हेल्प करना है, आप लोगों के काम आना है। उसमें मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है, आप सच पूछें तो मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं कि मुझे कुछ कमाना है या मुझे कुछ मतलब कि भाई वो क्या कहते हैं वीडियो वायरल करनी है और ये वो करना है, ऐसा कोई मकसद मेरा कभी भी नहीं रहा है। हाँ, आप लोग देखते हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, जब वो देखते हैं कमेंट्स करते हैं मुझे अच्छा लगता है, वो मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, आंसर करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन एज अ बिज़नेस इसको मैंने कभी भी नहीं लिया था। और जैसा कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुकी हूँ कि मैं इस वीडियोस बनाने से पहले भी लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू लोगों को गाइड करती थी। फूड पांडा वाले मेरे नंबर देते थे उनको कि जी आप उनसे बात करें, उनसे गाइडेंस लें, तो लोग मेरे पास आते थे, कॉल करते थे और मैं उन्हें इसी तरह घंटों बैठ के ये सारी चीज़ें जो अभी आप वीडियोस में देखते हैं मैं उनको बता रही होती थी। हाँ, ऑर्डर वगैरह मैं नहीं बनाते हुए बता पाती थी, लेकिन ये है कि जैसे जो चीज़ें उनको रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो पैकिंग के हवाले से या जो भी उनके क्वेश्चन होते थे मैं उन्हें समझा रही होती थी। तो मैं लोगों को ऑलरेडी गाइड कर रही थी। ये मेरी बेटी ने मुझे मशवरा दिया कि मामा आप जो है इतना खप रही होती है, वो देखती थी अक्सर कि मैं 2-2 घंटे फ़ोन पे लगी हुई हूँ लोगों के साथ। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि मामा आप आपका चैनल है तो आप क्यों नहीं अपने चैनल पे वीडियो बनाती और लोगों को उस तरह गाइड करें, उससे ये होगा कि ज़्यादा लोग गाइड होंगे। ऐसे तो आप एक बंदे को ही बता रही होती है ना फ़ोन पे, जिसको भी बताती हैं, तो उस तरह से ये है कि जो भी आपको वीडियो देखेगा, जो भी उसको अगर ज़रूरत होगी काम की या वो काम के हवाले से कुछ जानना चाहेगा तो उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप ज़्यादा लोगों को बता पाएंगी, सिखा पाएंगी। देन मैंने जो है ये फूड पांडा से रिलेटेड जो वीडियोस थी वो बनाना शुरू की और मैंने बड़ी रेगुलर वीडियोस बनाई। जब मैंने ये वीडियोस बनाई तो फिर मैंने वही बात है, YT स्टूडियो क्या है, मुझे तो अभी भी नाम भी नहीं आता है, वो मैंने इंस्टॉल किया। वहाँ जाके मैं मतलब मुझे ये नहीं पता था, मैं अपने भतीजे से पूछ रही हूँ कि बेटा वो यूट्यूब पे कैसे देखते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, या वो क्या तरीका होता है कि जिससे हमें पता चलता है ये वो। तो मेरे भतीजे ने मुझे ये करके दिया, YT स्टूडियो है या कौन सा स्टूडियो है, तो उसने ये वो करके मुझे दिया। तो उसने मुझे कहा कि फूफो आप इस पे देख सकती हैं, आपको इस पे नज़र आएगा आपके कितने व्यूज़ हैं, कितना क्या है। देन मुझे पता लगा कि अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है। फिर मैंने उस पर नज़र रखी और जब मैंने फूड पांडा से रिलेटेड वीडियो बनानी शुरू की तो लाजमी बात है मुझे व्यूज़ भी मिलना शुरू हुए। तो वो फिर मेरा जो वॉच टाइम था 4000, जो कि मतलब करना होता है आपको 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे ऑलरेडी थे जब मैंने मोनेटाइज़ कराया, मेरे 2K से प्लस मेरे सब्सक्राइबर थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका क्या है। लेकिन 4000 वॉच टाइम का था कि भाई वो होना ज़रूरी है, देन आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज़ होता है और उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जब मैंने यही यूट्यूब की वीडियोस बनाना शुरू की तो मैंने फिर लाजमी बात है वो मेरा फिर वॉच टाइम जब कंप्लीट हुआ तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने वो चीज़ भी आपके साथ शेयर की थी आपको, मैंने जब अपना मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है उनकी तरफ से मुझे वो लेटर शेटर आया था, मैंने वो भी आप लोगों को दिखाया था। ये पिछले साल की बात है जब मेरा नवासा रात हुआ था और तब मैं अपनी बेटी के घर पे ही थी और मेरी बेटी ने ही मुझे वो मोनेटाइज़ का जो भी सारा सिस्टम था करना था वो सारा उसी ने किया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अलग बेस की नहीं पता कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने अपनी बेटी से ही कहा कि भाई मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, अब देखो इसको क्या करना है। तो उसी ने जो भी फॉर्म वगैरह फ़िल करने थे उसने किए और उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ। और उसके बाद ये है कि अब मेरे जो व्यूज़ हैं उसके ऊपर मुझे पैसे जो हैं वो आना शुरू हो गए। आना इस सेंस में शुरू हो गए कि वहाँ पे एक लाइन सी आती है जिस पे कि आपकी अमाउंट शो हो रही होती है।
तो वो जो है वो सारी ये व्यूज़ की गेम है कि जितने आपके व्यूज़ होंगे उतने ही आपके पैसे बनते हैं। तो अभी क्योंकि मेरे इतने व्यूज़ नहीं हैं, अभी मैं क्योंकि आपके पास जब $100 होते हैं उसके बाद आप उसको निकलवा सकते हैं उन पैसों को, उसके अलावा अभी तक कोई सूरत ऐसी नहीं है। तो इंशाल्लाह जिस दिन मेरे $100 होंगे मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी जी कि मेरे $100 हो गए हैं, और जब मुझे कोई पहली पेमेंट मिलेगी तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप मेरे अपने ही हैं तो मुझे आपसे अपनी खुशियाँ, अपने गम बाँटने का बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मेरे साथ उतने ही खुश होते हैं जितनी मैं होती हूँ, और जब मैं परेशान होती हूँ तो आप सब लोग भी उसी तरह परेशान हो जाते हैं। तो यूट्यूब से अभी मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, मेरे बन गए हैं, पैसे बन रहे हैं। असल में बीच में जैसे गैप आ जाता है, मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ, व्यूज़ नहीं होते, तो लाजमी बात है कि पैसे नहीं बढ़ते हैं, और बढ़ते बहुत कम है, यानी व्यूज़ पे ही होता है ना। अब मेरे तो 1K व्यूज़ भी नहीं होते हैं, तो लाजमी बात है उस हिसाब से तो पैसे बनेंगे नहीं है कभी। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में ये फूड पांडा की वीडियोस बनाई हैं देन मेरे काफ़ी अच्छा वॉच टाइम वगैरह हुआ था, उस वक्त मोनेटाइज नहीं था। लेकिन अभी जो गैप आ गया इतना 3-4 महीने मैंने मतलब काम नहीं किया, और फिर मैंने वीडियोस भी उस तरह से नहीं डाली हैं, वरना शायद अब तक मेरा जो काम है वो हो गया होता, मेरा $100 हो गए होते और मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो होपफुली कि मैंने जितनी भी बातें आपसे की हैं आपकी समझ में भी आई होंगी और उससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।